सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत कर रहे हैं एनसीबी की टीम पर हुए हमले की बड़ी खबर के साथ। एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जो कि लगातार ड्रग्स माफियाओं पर शिकंजा कसता जा रहा है। इसी साल अगर बात करें तो 25 से ज्यादा विदेशी ड्रग्स माफियाओं की गिरफ्तारी हुई है। और जब ऐसे ही विदेशी ड्रग्स माफिया की सूचना मानखुर्द इलाके में मिली थी तो एनसीबी की टीम वहां पर पहुंची, जिन पर हमला हो गया। 5 कर्मचारी घायल हो गए हैं, 1 को गंभीर चोट आई है। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के मुताबिक गुरुवार को एनसीबी की टीम विदेशी ड्रग्स माफिया की सूचना मिलते ही मानखुर्द पहुंची थी तो वहां ड्रग्स माफियाओं ने एनसीबी की टीम पर अचानक से हमला कर दिया। समंदर के नजदीक खाड़ी का इलाका था और झाड़ियां थी। हमलावरों के हाथ में धारदार हथियार थे तो कुछ ने पत्थर ले रखे थे। इस हमले में 5 कर्मचारी घायल हो गए हैं, जिनमें से 1 एनसीबी कर्मचारी को गंभीर चोटें आई हैं। इस पूरे मामले पर एनसीबी के जोनल डायरेक्टर से बात की हमारे सहयोगी सुनील सिंह ने। पत्थरों का प्रयोग किया गया टीम के ऊपर अटैक करने के लिए। उसी दौरान हमारे जो एक स्टाफ है उसे सीरियस चोट लगी है। लेकिन इसके बावजूद आप लोग एक आरोपी को पकड़ने में कामयाब रहे और आप लोगों ने ड्रग्स भी सीज की है। इस ऑपरेशन में डिस्पाइट अटैक होने के बावजूद भी एनसीबी मुंबई सक्सेसफुल हुई है। ड्रग सीजर तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा ड्रग पकड़े गए हैं वैल्यू के, जिसमें कमर्शियल क्वांटिटी में हेरोइन, कमर्शियल क्वांटिटी में मेफेड्रॉन और कोकेन जैसे ड्रग्स शामिल है। उसके अलावा भी जो वन ऑफ द मेन किंग पिन्स था, जो विदेशी नागरिक है जो भागने की कोशिश कर रहा था, उसे स्वाइप एरिया से फिर बाद में हमारे जो जवान थे उन्होंने पकड़ा। सर, जब से ये सुशांत सिंह ड्रग्स केस हुआ था उसके बाद से लगातार एनसीबी एक्शन में है, मुंबई एनसीबी, और अब तक कई मुंबई के जो लोकल माफिया हैं, ड्रग्स माफिया, उनको खत्म कर चुकी है। लेकिन ये विदेशी जो ड्रग्स माफिया हैं, इनका आतंक कहीं कम होता नजर नहीं आ रहा है और शायद ये इसके पहले भी 1-2 बार हमला कर चुके हैं टीम पे। ये जो सही कहा है, ये जो वैक्यूम काफी, क्योंकि मुंबई एनसीबी ने आपने देखा है 12 से ज्यादा गैंग्स जो ड्रग रिलेटेड गैंग्स थे, जिन्हें लीगली एक्शन लेके उन्हें गिरफ्तार किया गया, केस बनाया गया उन पे। तो वो वैक्यूम जो ये विदेशी ड्रग सप्लायर्स है उन्होंने फिल इन किया है। उनका जो हब है वो हब बेसिकली रहायशी इलाकों में हब है उनका, तो इन्होंने वैक्यूम फिल किया है। एंड वी हैव फाउंड दैट कि दे आर एक्सट्रीमली वायलेंट। इनफैक्ट आप जानते भी होंगे कि पिछले 2 दिन पहले भी हमारी टीम पे अटैक हुई थी खारगर इलाके में, जहां पर 2 हमारे कर्मचारी को चोट लगी थी। उसमें भी विदेशी थे, उसमें भी विदेशी नागरिक था जिसे भी अरेस्ट किया गया था कमर्शियल क्वांटिटी कोकेन के साथ में। तो ये देखा जा रहा है कि डेस्परेशन में ये काफी वायलेंट होते जा रहे हैं, हथियारबंद भी होते हैं और ये बिल्कुल भी झिझकते नहीं लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज पे एक्शन लेने की। और अब खबर कानपुर से, जहां एक मुस्लिम रिक्शा वाले को पीट कर जय श्री राम बोलवाने के आरोप में 3 को पकड़ा गया, लेकिन थाने में ही इन्हें जमानत मिल गई। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी अपनी रिपोर्ट में दे रहे हैं कमाल खान। ना यहाँ कहीं लंका है और ना ही हनुमान जी, लेकिन यहाँ भी किसी बेगुनाह को सरेआम पीटने के आरोपियों को छुड़ाने के लिए उनका ही नाम लिया जा रहा है। बजरंग दल कानपुर के हिंदू समाज को आश्वस्त करता है कि किसी भी के द्वारा अगर हमारे धर्म पर आघात किया जाएगा तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल शांत बैठने वाला अब नहीं है, क्योंकि अब यह मुगलों का काल नहीं, अब यह भगवान राम की धरती है और अब हम जहां जी रहे हैं वहां पर राम राज स्थापित होने वाला है। जिन्हें छुड़ाने के लिए हनुमान चालीसा पढ़ी जा रही थी वही इस कांड के आरोपी हैं। वे सरेआम एक मुस्लिम रिक्शे वाले अफसार को पीट कर उससे जय श्री राम बुलवाते रहे। उसकी मासूम बच्ची बाप की पिटाई देख चीख कर रोती रही। अफसार पे ना कोई आरोप है ना कोई एफआईआर। उनका कसूर बस इतना है कि वो उस महिला के देवर हैं जिनसे उसके एक हिंदू पड़ोसन का झगड़ा है। इस कांड से पहले बजरंग दल ने वहां एक सभा की और ये ऐलान किया, हम हिंदू समाज को आहत नहीं होने देंगे। हम अपने सनातन धर्म को बचाने के लिए स्वयं सक्षम हैं। अगर हमारा हिंदू परिवार किसी भी प्रकार से परेशान रहेगा हम उसके लिए खड़े हैं। अफसार की पिटाई की तस्वीरें टीवी में देखकर गांव में रहने वाली उसकी मां घबराकर कानपुर भाग गई। मां बेटा मिले तो लिपट कर खूब रोए। अफसार की पत्नी कहती हैं कि बाप की इस तरह सड़क पे पिटाई से उनकी बच्ची पे बहुत बुरा असर हुआ है। बच्चे दस्तिया गई, एकदम दहशत घुसी है उसके शरीर में। खाना पीना बिल्कुल नहीं खा रही है, न खेल रही है, न पहली नमाज चटक फटक है बच्ची को मेरे। वो डर रही है कहीं हम लोग को मान न दे अकेला। कानपुर की कच्ची बस्ती में झोपड़पट्टियां हैं। इनमें कुरेशा और रानी पड़ोसी हैं। एक रोज कुरेशा का बेटा
ई रिक्शा से घर आया तो रिक्शे वाले से उसका पहिया रानी के दरवाजे से लड़ गया। उसी से झगड़ा शुरू हुआ था। 12 जुलाई को कुरेशा ने रानी और उनके पति पर मारपीट की एफआईआर लिखवाई थी। 31 जुलाई को रानी ने कुरेशा के 3 लड़कों पर छेड़खानी की एफआईआर लिखवाई। बाद में रानी ने आरोप लगाया कि उनकी पड़ोसी कुरेशा उनसे कह रही है कि तुम मुसलमान हो जाओ और अपना धर्म हमको 20,000 में बेच दो। लोग कह रहे अपना धर्म छोड़ के हमारे धर्म में आ जाओ, हम नहीं आ रहे तो कह रहे 20,000 रुपया ले लो, धर्म बेच दो। धर्म नहीं बेच रहे तो कह रहे तुमको रहना दुश्वार कर देंगे, वहाँ डरेंगे, जान तो मार देंगे। जिन कुरेशा से रानी का झगड़ा है वो छोटी बस्तियों में घूम घूम कर चूड़ी बेचने का काम करती हैं। झगड़े की वजह से उनका बाहर निकलना बंद हो गया है। कुरेशा कहती हैं कि उनके ऊपर पैसे से धर्म परिवर्तन कराने का आरोप है, लेकिन उन्हें इन सब से क्या मतलब। या हमें सब्जी लाने को तो पैसा है नहीं है तो हम इनका 20,000 कहाँ से दे देंगे, हमारे जब खाने का तो है नहीं है, हम 20,000 कहाँ करें बता। अच्छा है अब ये झूठी है जब कबूती तो ये सब कह रहे हैं आदमी। एक गरीब रिक्शे वाले के साथ जो कुछ हुआ, हो सकता है इससे पोलराइजेशन में मदद मिले, हो सकता है इससे राजनीतिक लाभ भी हासिल हो, लेकिन किसी गुंडागर्दी में भगवान का नाम इस्तेमाल करने से ज्यादा शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता है। कानपुर में अरुण अग्रवाल, आलम और राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। इधर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अवैध हथियारों की तस्करी करने वाली गैंग के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 55 पिस्टल, 50 कारतूस बरामद किए गए हैं। ये हथियार दिल्ली और एनसीआर के अपराधियों को सप्लाई होने थे। स्पेशल सेल के डीसीपी संजीव यादव के मुताबिक आगामी स्वतंत्रता दिवस समारोह के मद्देनजर अवैध हथियारों के तस्करों पर खास निगरानी रखी जा रही है। 7 अगस्त को स्पेशल सेल की एक टीम को यूपी में 2 हथियार आपूर्तिकर्ताओं की आवाजाही के बारे में जानकारी मिली, जो दिल्ली के बुराड़ी फ्लाईओवर के पास अवैध हथियारों की एक बड़ी खेप की सप्लाई करने वाले थे। इसी के तहत मुकरबा चौक की ओर जाने वाली सड़क पर जाल बिछाया गया। सफेद रंग की वैगनार कार वहीं रुकी और 2 लोग कार से उतरे। जब पुलिस ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो उन्होंने भागने की कोशिश की, उन्हें घेर कर पकड़ लिया गया। इसी तरह 9 अगस्त को एक दूसरी टीम ने नजफगढ़ डांसा रोड से हथियार सप्लायर को गिरफ्तार किया। दिल्ली के मशहूर चांदनी चौक के नामी सराफा बाजार कूचा महाजनी में इन दिनों करोड़ों रुपए के सोना चांदी ठेले पर लाद कर दुकानों तक पहुंचाए जा रहे हैं। आखिर क्यों? शरद शर्मा की इस रिपोर्ट में देखिए। 30 करोड़ रुपए का सामान ठेले पर, ये हैरान कर देने वाली कहानी है दिल्ली के मशहूर चांदनी चौक की। ये देखिए, दिल्ली के चांदनी चौक में इन दिनों सोना और चांदी इस तरह से ठेले पर लाद कर ले जाया जा रहा है। ये सोना और चांदी दोनों ही हैं। इस ठेले पे ही अगर देख लें तो 360 किलो ये चांदी है और 50 किलो सोना है, तो कुल मिलाकर 30 करोड़ रुपए का सामान इन दिनों, इतना कीमती, बेशकीमती सामान इस ठेले पर, इस तरह से ठेले पर लाद कर ले जाया जा रहा है। सिक्योरिटी वैन से करोड़ों रुपए का सोना चांदी ठेले पर लाद कर दुकान तक कोई शौक में नहीं पहुंचाया जा रहा। दरअसल दिल्ली का चांदनी चौक इलाका अब नो मोटराइज्ड व्हीकल जोन बन गया है। यहां सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक कोई मोटर वाहन प्रवेश नहीं कर सकता। इस वजह से देश के सबसे बड़े सराफा बाजार कूचा महाजनी के ज्वेलर्स इन दिनों परेशान हैं। इनका कहना है कि कूचा महाजनी में थोक में सोने चांदी का काम होता है। बड़ी मात्रा में सोना चांदी लाने ले जाने के लिए सिक्योरिटी वैन की जरूरत होती है, लेकिन नो मोटराइज्ड व्हीकल जोन के नाम पर अक्सर उनकी सोने चांदी से भरी सिक्योरिटी वैन को चांदनी चौक में प्रवेश नहीं करने दिया जाता और करोड़ों रुपए के सोना चांदी फल सब्जी की तरह ठेले में लाद कर ले जाने पड़ रहे हैं। अब हमें समस्या क्या आ रही है पिछले 1 महीने से कि लाल किले पे जो होमगार्ड वाले खड़े होते हैं उनको सही जानकारी ना होने के कारण किसी गाड़ी को तो वो भेज देते हैं, किसी गाड़ी को वो रोक के खड़े जाते हैं। अब क्या होता है कि टाउन हॉल में आउट ऑफ चांदनी चौक अगर हम गाड़ियों में से सोने चांदी का माल उतारते हैं तो बहुत रिस्की है। वहाँ पर नशेड़ियों का जमघट लगा रहता है, पीछे लूट की वारदात, गोलियां चला के काफ़ी लूट हो चुकी है वहाँ पर। सिक्योरिटी वैन जैसी सेवा देने वाली लॉजिस्टिक कंपनियां इस तरह सोना चांदी लाने ले जाने को काफी जोखिम भरा बता रही हैं। डेली हमारे पास 40 to 50 शिपमेंट्स होती हैं कस्टमरों की, वेरियस कस्टमर्स की।
तो हम जाते हैं तो क्या करते हैं, गाड़ी अंदर नहीं आने देते हैं, तो हम करते हैं 1 किलोमीटर दूर अगर गाड़ी खड़ी करनी पड़ती है हमारे को। अच्छा। तो एक शिपमेंट की वैल्यू अगर आप लगाओगे तो 40-50 लाख रुपीज़ होती है। अच्छा। तो अगर गाड़ी से हम रास्ते में लेके जा रहे हैं तो वो इंश्योरेंस में कवर होगा या नहीं होगा ये भी नहीं पता है, क्योंकि बीच में कैमरे कहीं पे भी नहीं है। हाँ। तो वहाँ से लेके जाना और रिक्शे से लेके आना गाड़ियों पे, वो उसमें क्या होता है कि अगर किसी ने गोली मार दी है, कुछ अपनी जान का भी रिस्क है। तकलीफ सबकी, परेशानी सबकी एक ही है कि गाड़ियाँ सबकी दूर लग रही हैं, जान माल की भी दिक्कत है। ऐसा नहीं है कि इंश्योरेंस कवरेज नहीं है, इंश्योरेंस कवरेज भी सबकी पूरी है, बट इंश्योरेंस में जान के एक रिस्क लेना कोई तुक नहीं बनती है किसी बात की। ज्वेलर्स ने ये मुद्दा दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के सामने भी रखा है। दिल्ली के चांदनी चौक में सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक सभी तरह के मोटर वाहन पर पाबंदी है। केवल साइकिल रिक्शा चल सकता है, लेकिन कुछ जरूरी मोटर वाहनों को इजाजत जरूर दी गई है और इसमें बैंक कैश वैन भी एक छूट वाला वाहन है। अब ज्वेलर्स का कहना है कि उनकी जो सोने चांदी वाली सिक्योरिटी वैन है वो बैंक कैश वैन की श्रेणी में आती है, जबकि उनकी सिक्योरिटी वैन को ये कह के रोका जा रहा है कि ना तो ये बैंक जा रही है और ना ही इसमें कैश है। लेकिन बात ये भी है कि कीमती सामान तो ज़रूर है, इसलिए ज़रूरी है कि दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस इस मामले का संज्ञान लें ताकि सोना चांदी यूं खुले में जाते हुए ना दिखाई दे। चांदनी चौक से अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुधीश कुमार राम और पूजा आर्या के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और महाराष्ट्र के ठाणे जिले में डेल्टा प्लस वेरिएंट का नया मामला सामने आने के बाद महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वेरिएंट के कुल 66 मरीज हो गए हैं। इसी बीच मुंबई में डेल्टा प्लस वेरिएंट की वजह से पहली मौत हुई है और इसके कुछ घंटे के बाद रायगढ़ में भी डेल्टा प्लस वेरिएंट की वजह से एक मौत की रिपोर्ट सामने आई है। ये दोनों ही मौतें चिंता बढ़ाने वाली इसलिए हैं क्योंकि ये दोनों ही मरीज फुल्ली वैक्सीनेटेड थे, वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके थे और इसी के साथ महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वेरिएंट की वजह से मौत की संख्या 3 हो गई है। महाराष्ट्र में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट से अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से 2 को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी थी। मुंबई के घाटकोपर में एक 63 वर्षीय महिला की 27 जुलाई को मौत हुई। वैक्सीन की दूसरी डोज 29 अप्रैल को ली थी। महिला को डायबिटीज और लंग से जुड़ी बीमारी थी। मौत के बाद जीनोम सीक्वेंसिंग में डेल्टा प्लस वेरिएंट की शिकार पाई गई। इनसे जुड़े 2 और लोग भी डेल्टा प्लस के मरीज हैं, लेकिन रिकवर हो चुके हैं। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में भी एक 69 वर्षीय बुजुर्ग की मौत ने स्वास्थ्य विभाग की परेशानी और बढ़ा दी है। ये मरीज भी वैक्सीन की दूसरी डोज 6 मई को ले चुके थे। 15 जुलाई को पॉजिटिव हुए, 22 जुलाई को इनकी मौत हुई। इनकी एक करीबी कांटेक्ट भी डेल्टा प्लस वेरिएंट की मरीज थी जो अब रिकवर हो चुकी हैं। महाराष्ट्र में कोविड के डेल्टा प्लस वेरिएंट से पहली मौत 13 जून को 80 वर्षीय एक महिला की रत्नागिरी में हुई थी। बताया जाता है कि इन्होंने वैक्सीन नहीं ली थी। मुंबई में जो पहली डेथ हुई है डेल्टा प्लस वेरिएंट से, वो डेफिनेटली थोड़ा सा हम लोगों के लिए भी थोड़ा सा चिंता की बात है, क्योंकि स्पेशली ये जो पेशेंट था 63 ईयर ओल्ड लेडी जो आईसीयू में एडमिट थी और वो डबल वैक्सीनेटेड थी। जो नॉर्मल वेरिएंट होता है उससे ये 1000 गुना ज्यादा हाईली इन्फेक्शियस है, हाईली कंटेजियस है। सो डेफिनेटली हमारे लिए थोड़ा सा ये एक चिंता की बात है कि लोकल ट्रेन चालू हो रही है, मॉल चालू हो रहे हैं, रेस्टोरेंट का टाइम भी एक्सटेंड कर दिया गया है। इसलिए हम लोग बार बार लोगों को बोल रहे हैं और गवर्नमेंट की तरफ से भी पूरा प्लानिंग किया गया है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से मार्शल्स वगैरह डिप्लॉय किए गए हैं ट्रेन के अंदर, सड़क पे भी, कि लोगों को मास्किंग, डबल मास्किंग के बारे में एजुकेट करें। लोगों को ऑलरेडी एजुकेट किया गया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन महाराष्ट्र का कहना है कि वैक्सीन के बूस्टर डोज पर भी विचार करना चाहिए। कोरोना का अभी जो वैक्सीन है इसका बूस्टर डोज भी लगवाना पड़ेगा और हो सकता है तो इसमें सेकंड जनरेशन वैक्सीन बनाकर उसमें डेल्टा प्लस के लिए एंटीबॉडीज का इस्तेमाल होना और नया रिसर्च करके नया वैक्सीन बनाना भी शायद जरूरी पड़ेगा। महाराष्ट्र में अब तक 65 मामले डेल्टा प्लस वेरिएंट के रिकॉर्ड हुए हैं। राज्य में रोजाना के मामले 6 से 6,500 के बीच बने हुए हैं। ज्यादा से ज्यादा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और टेस्टिंग बढ़ाने की कोशिश है। इस बीच एहतियातन मुंबई के कोविड जंबो सेंटर को फिर से एक्टिवेट कर दिया गया है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। सिटी सेंटर शो में वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे सिलीगुड़ी में डेंगू से बचने के लिए क्या किया जा रहा है। बारिश का मौसम है तो ऐसे में मच्छरों से होने वाले डेंगू का प्रकोप भी बढ़ता जा रहा है। इस बीच पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में तालाबों और नालों में डेंगू के मच्छरों से बचने के लिए गप्पी मछलियों को छोड़ा जा रहा है।
ये गप्पी मछलियां हैं जिन्हें इंद्रधनुष मछलियां भी कहा जाता है। इस मछली की खासियत है कि ये डेंगू के लार्वा को खा जाती है। ऐसे में करीब 1 लाख मछलियां सिलीगुड़ी के इन तालाबों और नालों में छोड़ी जा रही हैं, जिससे डेंगू का लार्वा खत्म हो जाए। रविवार को स्वतंत्रता दिवस है। ऐसे में दिल्ली और मुंबई दोनों ही जगह की जो प्रमुख इमारतें हैं वो तिरंगे की रोशनी से जगमगाई दिखी। ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली और मुंबई की। दिल्ली के कनॉट प्लेस के इनर सर्कल का इलाका तिरंगे की रोशनी से जगमगा रहा है। वहीं दूसरी तरफ मुंबई में सीएसटी और बीएमसी की इमारतें भी तिरंगे की रोशनी से जगमगाती हुई स्वतंत्रता दिवस के जश्न में हिस्सा बनी हुई हैं। और मुंबई के वर्ली इलाके से सिटी सेंटर शो में दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।